हेलो दोस्तों, स्वागत है इसके मेरे इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कार्बन तथा उनके यौगिक का। ये वीडियो पार्ट 2 है। इसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बन में सहसंयोजी बंधन और पढ़ा था कार्बन के अप्रूप। तो इन सभी टॉपिक्स में अच्छे से हमने चर्चा की थी और अच्छे से सीखा था क्या होता है कार्बन में सहसंयोजन बंध और क्या कितने अप्रूप हैं और अप्रूपों के गुण, सभी चीज़ें हमने उस वीडियो में अच्छे से पढ़ी थी। और इस वीडियो में हम उसके अगली हेडिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले हेडिंग आपका ये दिया गया है, तो इसमें हम मुख्य दो हेडिंग्स पढ़ चुके हैं आपके कार्बन तथा उनके यौगिक के वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर कार्बन यौगिक और जैव शक्ति सिद्धांत, इसमें इस वीडियो में इसको पढ़ेंगे और इसके आगे के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कार्बनिक यौगिक समझना होगा क्या होता है। तो कार्बन के जो रासायनिक यौगिक होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जो कार्बन के रासायनिक यौगिक होते हैं उन्हें कार्बन के यौगिक कहते हैं। और ये लगभग अभी 10 लाख से भी ज्यादा कार्बनिक यौगिक हमारी धरती पर हैं और उससे भी अधिक हो सकते हैं, मतलब 10 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप कार्बनिक यौगिक, अब जैव शक्ति सिद्धांत इसमें मुख्यतः हम पढ़ेंगे। जैव शक्ति सिद्धांत किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जैव शक्ति सिद्धांत लिखा गया है बर्जीलियस के अनुसार। ये जैव शक्ति सिद्धांत जो है वो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने दिया था ये जैव शक्ति सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। इसे बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। तो इन्होंने बताया था कि जो जैव शक्ति सिद्धांत है, इसमें इन्होंने बताया कि ये जो कार्बन है उसके लिए जैव शक्ति का होना अनिवार्य है। इसके बिना कार्बनिक यौगिकों का निर्माण मुश्किल है। और कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जो होता है सिर्फ ये जैव शक्ति के कारण ही होता है, मतलब कि जीवित वस्तुओं से ही होता है, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतुओं आदि से ही होता है। तो इसका भी ये मतलब जो सिद्धांत इन्होंने दिया है बाद में ये रिजेक्ट हो गया। तो ये कैसे रिजेक्ट हुआ अब हम पढ़ेंगे अगली हेडिंग में। इसमें अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे जैव शक्ति सिद्धांत का अंत जो हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। तो वो हम अगली बार हेडिंग जो अभी लिखेंगे उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्बनिक यौगिक जो था उसमें जैव शक्ति सिद्धांत जो वर्जिलियस ने दिया है उसका अंत। तो जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किस प्रकार हुआ, तो वर्जिलियस ने दिया था जैव शक्ति सिद्धांत, जिसको ये जर्मन वैज्ञानिक जो फ्रेडरिक वोलर थे उन्होंने एक प्रयोगशाला में एक ऐसी कुछ रिएक्शन करा रहे थे जिसमें अमोनियम साइनेट को गर्म करके उन्होंने, अमोनियम साइनेट जो है वो अकार्बनिक यौगिक है, उसे गर्म जब किया उन्होंने तब आकस्मिक रूप से, मतलब एकदम से प्राप्त हो गया उनको यूरिया, जो कार्बनिक यौगिक था, जिससे पता चला कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो हम प्रयोगशाला में भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि इनके जैव शक्ति सिद्धांत जो था वो उसका अंत हो गया। तो इस प्रकार उन्होंने ये रिएक्शन कराया। इसमें पहले तो अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ गर्म किया, तो यहाँ पर अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ, अमोनियम साइनेट, और फिर पोटेशियम सल्फेट। तो इसको हटा दिए, फिर इसको जब गर्म अलग से लेकर इसको गर्म किए, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये उष्मा का चिन्ह होता है, यानी कि गर्म किए इसको, ये उष्मा का चिन्ह है। यहाँ पर अमोनियम साइनेट को जब दोबारा गर्म किया गया तो यहाँ पर आकस्मिक रूप से यूरिया प्राप्त हुआ। ये यूरिया का सूत्र है। और इसी तरीके से ये वर्जिलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत है उसका अंत हो गया। तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोकार्बन। और इसमें हम कई चीजें पढ़ेंगे, आगे की जितने भी टॉपिक हैं सब इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बने होंगे यौगिक उन्हें हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सामान्यतः कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने जो यौगिक हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और बाद में इसमें कुछ और दिया है, इसके अतिरिक्त अधिकांश यौगिक में ONSP यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या हेलोजन परमाणु भी हो सकते हैं। हेलोजन परमाणु ये ग्रुप 17 में जो पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उन्हें सबको हेलोजन कहते हैं। तो परमाणु हो सकते हैं, इन्हें क्रमशः हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन।
और जो इनसे और हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होंगे उसमें, और ये तत्व भी उपस्थित हो सकते हैं, तो उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न किसे कहते हैं यहाँ पर आप जान चुके हैं। और हाइड्रोजन में हाइड्रो और कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए ये अपने बॉन्ड बनाता रहता है और इसमें ये सभी तत्व जुड़ते जाते हैं जिससे कि हाइड्रोकार्बन यौगिक बनते जाते हैं। बहुत सारे यौगिक बनते हैं हाइड्रोकार्बन के, और ये यौगिक की संख्याएं तो बहुत ही ज्यादा है, लगभग 1 मिलियन से भी ऊपर है इनके तत्व यौगिक। और तो अब हम चलते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके हाइड्रोकार्बन के कुछ उदाहरण। तो यहाँ पर दिया गया है CH4, यानी कि यहाँ पर C एक है और H जो हाइड्रोजन है वो 4 है। 4 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन बॉन्ड बना के मेथेन बनाता है यौगिक का। हाइड्रोकार्बन यौगिक जो है वो मेथेन बनता है। फिर C2H6 एथेन बनता है। फिर C2H4 एथीन बनता है। C6H6 बेंजीन बनता है। तो इसका नामकरण भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से इनका नाम दिया जाता है। जैसे कि C1 लिखा है तो इसमें हो गया मेथ। फिर H4 यानी कि 2 गुने से 2 ज्यादा अगर H लगे हैं, आगे फिर हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, सब हेडिंग्स में बताने वाला हूं मैं अच्छे से किस तरीके से इसका नाम दिया जाता है। और यहाँ पर बताऊंगा तो एकदम से आपके सर के ऊपर से जाने वाला है, तो आगे जो हेडिंग्स है डायरेक्ट उसी को मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली विवर्त श्रृंखला होती है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। खुली विवर्त श्रृंखला यानी कि उसमें C जो है वो खुले चैन में बंद होंगे, मतलब खुली विवर्त श्रृंखला होगी। श्रृंखला मतलब चैन होगी, एक चैन की तरह बनता है, जैसे जंजीर आप देखे होंगे, उसी तरीके से वहां पर C और बॉन्डिंग करके वो एक खुली विवर्त श्रृंखला बनाते हैं, जिसे यहाँ पर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की खुली विवर्त श्रृंखला होती है उसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसके 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहले पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिसमें एकल बंध से कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये विवर्त श्रृंखला यानी कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन खुली विवर्त श्रृंखला में ही ये दोनों आएंगी। ये दोनों की जो श्रृंखलाएं बनेंगी, चैन बनेंगी, वो खुली विवर्त श्रृंखला में बनेंगी। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त में डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आता है और इसमें सिर्फ एकल बॉन्ड यानी कि एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध इसमें आते हैं। असंतृप्त में, संतृप्त में आते हैं एकल बंध। तो एकल बंध में यहाँ पर कार्बन परमाणु एक बंध से जुड़ा होगा आपस में, और वो किस तरीके से जुड़ा होगा वो उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलो तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये मैंने जैसे बताया कि वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो ये सूत्र जो है आपका, इसका सामान्य सूत्र है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CnH2n+2। ये आप रट लीजिए अच्छे से, ये बहुत ही काम आपके आने वाला है बोर्ड परीक्षा में। तो CnH2n+2 होता है, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाए गए कुछ उदाहरण ये दिए गए हैं आपके लिए। मेथेन जिसमें CH4, तो आपको ये इस सूत्र से किस तरीके से बनेगा, Cn लिखा है ना, n की जगह पर आप अगर 1 रखते हैं, n की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से 1 रखेंगे। फिर H लिखा है, H लिख दीजिए, फिर यहाँ पर 2, फिर n की जगह 1 लिखिए तो यानी गुणे में 1, फिर प्लस में 2, यहाँ पर प्लस में 2 है तो यहाँ पर +2 कर देंगे, तो आपका ये बन जाएगा C1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 × 1 तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 4 हो जाएगा, CH4 हो गया। 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो C1 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर CH4 इस तरीके से आपका मेथेन का हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर n की जगह पर 2 रखेंगे तो C2H6 हो जाएगा, ये इस तरीके से
यानी कि 2 गुने से 2 ज्यादा, C जितना रखेंगे उसके 2 गुने से 2 ज्यादा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें कि आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ पर 2 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने से 2 ज्यादा, यानी 2 है तो 2 दूनी 4 से 2 ज्यादा 6। अगर तो इसका नाम कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, 1C के लिए मेथ होता है, फिर 2C के लिए एथ होता है, 3C के लिए प्रोप होता है। तो ये आगे आप करने वाले हैं, ये अभी आप बस इतना जान लीजिए कि ये सूत्र आपको है और ये सूत्र आपके लिए दिया गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और इस तरीके से आप रखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, मतलब कि C जितने C होंगे उसके 2 गुने से 2 ज्यादा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है, 2 गुने से 2 ज्यादा। यानी कि यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 1 का 2 गुना कितना होगा, 2 होगा, और 2 ज्यादा 4 CH4। फिर अगर 2 रखते हैं तो 2 गुने के 2 ज्यादा, यानी 2 दूनी 4 प्लस 2 6 C2H6। फिर इसी तरीके से प्रोपेन का 3 रखेंगे, 3 का 2 गुने से 3 गुना 6 2 8 हो गया, बाद में C3H8। इस तरीके से प्रोपेन। तो ये नाम किस तरीके से रखेंगे उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन इस तरीके से हो जाता है। मेन आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और एक बार परिभाषा आप एक बार और सुन लीजिए। ये वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकता है, मतलब जितने कार्बन हैं उनके सबसे पहले कार्बन कार्बन जो है परमाणु उनके मध्य एकल बंध से, एकल बंध यानी कि C और C के बीच में एक बंध, इस तरीके से ऐसे लगा होगा तो एकल बंध से जुड़े होंगे। जितने कार्बन परमाणु हैं उसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होगा तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकता है, एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है और उसकी चारों संयोजकताएं जो है एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो रही होंगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर C है तो इसका एक C और ये दूसरी C से बना है तो ये एकल बंध है इस तरीके से, और इसकी जो संयोजकता 4 होती है यानी कि 1 2 3 और 1 ये 4 हो गया। तो ये जो होंगे ये एक बॉन्ड बना के कोई भी जुड़े, H जुड़े या फिर कोई और तत्व जुड़ा है, लेकिन इस तरीके से आपका चारों संयोजकताएं पूरी होंगी तो एकल बंध द्वारा संतुष्ट होंगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र आपका CN2N+2 CnH2n+2 होगा। मेथेन एथेन प्रोपेन इसके उदाहरण हैं। तो अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बाद में इसके बाद हम पढ़ेंगे ये मेथेन एथेन और प्रोपेन इस तरीके से नाम किस तरीके से दिया जाता है। या आपको नाम हमेशा रटने नहीं पड़ेंगे, आपको किस तरीके से दिए जाते हैं ये मैं आगे बताने वाला हूँ, ये नाम आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक और पॉइंट रह गया है जो है इसमें बताता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कम क्रियाशील होते हैं। ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ, ये हेडिंग कोई ज्यादा याद करने लायक नहीं। कम क्रियाशील होते हैं और इनमें प्रतिस्थापन जो होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये बहुत कम देते हैं, मतलब बहुत कम दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर पाते हैं, इसलिए इन्हें एक और नाम दिया गया है जो पैराफिन है। इसलिए इन्हें पैराफिन नाम से भी जाना जाता है कि ये कम क्रियाशील हैं, इसलिए इनके कारण कम क्रियाशीलता के कारण इन्हें पैराफिन भी कहा जाता है। और इनको भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है जो है एल्केन और साइक्लोएल्केन। एल्केन वो होते हैं जो अचक्रीय यौगिक होते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं कार्बन की चैन, जो कार्बन परमाणु की चैन बनेगी वो इस तरीके से अचक्रीय होगी, सीधी चैन लंबी चैन बन सकती है। और यहाँ पर चक्रीय कार्बन में आप देख सकते हैं साइक्लोएल्केन में चक्रीय यौगिक, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से कभी भी चैन बनेगी तो एक जगह से जहां से चलेगा वहीं पर चैन आके खत्म हो रहा है, या इसका मतलब कि चक्रीय यौगिक है, कार्बन परमाणु के चक्रीय यौगिक हैं। अगर जहां से कार्बन चैन चली है वहीं आकर खत्म होती है तो यानी कि चक्रीय हो गया, और एक बार चल गई तो फिर वहां पर वापस नहीं आती तो अचक्रीय यौगिक हो गया। तो यहाँ पर एल्केन में अचक्रीय यौगिक पढ़ेंगे और साइक्लोएल्केन में चक्रीय यौगिक। और इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम कक्षा 11 में अधिक जानेंगे, लेकिन अभी हमको एल्केन्स के बारे में अधिक यहाँ पर 10th में पढ़ना है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर आप जान लीजिए कि पैराफिन को कहा जाता है, ये आपके बहुविकल्पी वगैरह में आ सकता है या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री बोर्ड वगैरह में। तो यहाँ पर आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे मतलब ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें पैराफिन भी कहा जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
चलिए शुरू करें। तो यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम जानेंगे क्या है, उसके उदाहरण यहाँ पर दे दिए हैं मैंने, और इसकी परिभाषा हो जाएगी वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या फिर त्रिबंध द्वारा उनकी वैलेंसी पूरी हो रही होगी, यानी संयोजकता, कार्बन परमाणुओं की संयोजकता पूरी हो रही होगी। और इसमें जो कार्बन परमाणुओं की संयोजकताएं हैं वो सिर्फ एकल बंध द्वारा पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाएंगी। एकल बंध अगर हो गया तो असंतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, लेकिन अगर एकल बंध द्वारा संतुष्ट नहीं हो पाएंगी तो दो बंध बनेंगे, जैसे इसमें बना है, इसमें त्रिबंध बना है, तो दो बंध बन गया यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या फिर त्रिबंध उपस्थित होते हैं उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है एथिलीन का, इसको कहते हैं एथिलीन और एथिलीन है इसका नाम। आईयूपीएसी नेम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप सीखेंगे कि इसको एथीन भी कहते हैं और इसको एल्कीन कहते हैं। इसको एथीन और इसको एथाइन, इसको एल्कीन कहेंगे और इसको एथाइन कहेंगे। इसमें दो सी है इसलिए एथ आएगा, पहले एक सी अगर होता है तो मेथ, और एक सी से ये जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो बन ही नहीं पाएगा, तो दो सी इसमें होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर आपका जब दो सी आ गया तो एथ आ जाएगा, यानी एथ फिर डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा, एथीन हो जाएगा। यहाँ पर दो सी है यानी कि एथ, ट्रिपल बॉन्ड लगा यानी आइन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड यानी आइन लगेगा तो हो जाएगा एथाइन। तो यहाँ पर एसिटिलीन इसके नाम सामान्य नाम लिखे हैं, साधारण नाम। तो एसिटिलीन इसका लिखा है CH2 और एसिटिलीन का लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसमें द्विबंध है इसमें त्रिबंध है। तो यहाँ पर ये बंध कैसे पूरे हो रहे हैं आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आप बना लीजिए, H ऐसे एक बॉन्ड होगा, H और C के बीच एकल बंध यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक द्विबंध लगा होगा C और C के बीच में, यहाँ पर द्विबंध। तो देखिए 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी पूरी हो गई 4, और हाइड्रोजन की तो पूरी किससे हो गया, एक पूरा हो गया, और फिर इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आपका इसका भी वैलेंसी पूरी हो जाएगा। वैलेंसी मतलब कि संयोजकता इसकी पूरी हो रही है और इसकी भी पूरी हो रही है। तो यहाँ पर 2H आपका इधर लगा है, 2H इस C से लगा है, तो इसीलिए लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर द्विबंध लगा है इसीलिए यह आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। और यहाँ पर जब द्विबंध लगा है तो इसका जो आप प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ेंगे आगे, सफिक्स मतलब कि अनुलग्न, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे इसका इन होता है, आगे आप आईयूपीएसी नेम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका दो सी है तो एथीन हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये भी मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, C फिर एक बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा H से, फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है C में, फिर एक H। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C से एक H बंधा हुआ है इधर, और फिर ये जो C और C है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है जिससे इनकी वैलेंसी पूरी हो रही है। तो 3 1 4 इसका वैलेंसी पूरा हो गया, 3 और 1 4 इसका वैलेंसी पूरा हो गया, इसका तो वैलेंसी पूरा ही है। तो इस tरिके से आपका ये हो गया एथाइन और ये हो गया एथीन। इस तरीके से आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और इसमें जो आपको दिखाया गया है कि मतलब कि इसको जैसा कि मैंने बताया कि द्विबंध, अगर द्विबंध लगे हों तो वो एल्कीन हो जाएगा, और अगर त्रिबंध लगाए हों तो उसे एल्काइन कहेंगे। तो जैसे उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन और साइक्लो एल्केन में बांटा गया था, इसी तरीके से इसको बांटा गया है द्विबंध और त्रिबंध, यानी कि इसमें एल्कीन और ये एल्काइन, ये एल्कीन हो जाएगा और ये एल्काइन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर द्विबंध लगा है तो उसको एल्कीन आप पढ़ेंगे, एल्कीन कहेंगे। अगर त्रिबंध लगा है, 3 बंध लगे हुए हैं तो उसको आप एल्काइन कहेंगे। तो जैसा कि आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्य सूत्र एल्केन का आपने पढ़ा था CnH2n+2, यानी कि C जितने होंगे उसके 2 गुने से 2 ज्यादा एल्केन था, और एल्कीन आपका है C जितने होंगे उसके 2 गुना H होंगे, यानी कि एल्कीन में CnH2n ये सामान्य सूत्र हो जाएगा, और एल्काइन
ये मतलब एकल बंध के लिए है, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, एकल बंध इस तरीके से, और ये यहाँ पर द्विबंध, और ये कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में त्रिबंध। इसके लिए एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2, यानी कि 2 गुने से 2 कम होगा एल्काइन का, और वो 2 गुना होगा, और उसमें सबसे पहले वाले में 2 गुने से 2 ज्यादा। बस आपको इसी तरीके से थोड़ा सा आप अपने मन में ट्रिक बना लीजिए कि पहला जो एल्केन है उसमें 2 ज्यादा, फिर उसमें 2 और कम कर दीजिए, यानी कि 2 हट गया उसमें, फिर और 2 कम कर दीजिए तो एल्काइन हो गया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सबसे पहले में 2 ज्यादा, फिर उसमें 2 और कम, फिर 2 और कम, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपका इस तरीके से बन जाएगा। और इसका एग्जांपल आपने एल्कीन का देखा कि एलीन में आपने देखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से आपका बनता है, इसका उदाहरण भी आपने देख लिया। और एल्केन का मैंने मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये सब मैंने बताया था अभी। और इस तरीके से आपके ये तीनों, बस इस पार्ट में बस इतना ही। अब हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिकों का बनना। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों का बनना, और ये यौगिक किस तरीके से बनते हैं, ये बहुत ही आसान तरीके से मैं एकदम अच्छे से आगे आपको बताने वाला हूँ। तब तक